तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। एक और लाजवाब चैप्टर के सेशन के साथ हम लोग यहां पर आए हैं, जो कि क्लास 9th साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। ये सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबने अभी तक वर्क एंड एनर्जी चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। और हां, जो बच्चे अभी तक इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं जानते या जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा, उनके लिए भी सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम इसमें डिस्कशन करेंगे एक एक टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, राइट। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसके आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस ओपन कर लीजिए, साथ साथ आपको बोर्ड में विजुअल हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वो भी आप ओपन करके अपने पास में रख लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन एक एक कंसेप्ट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देर किए हुए। देखो बच्चा पार्टी, जो एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन एक दिया हुआ है आपका, तो पहला इंटेक्स क्वेश्चन देखो क्या कहता है। पहला इंटेक्स क्वेश्चन आपको कहता है अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन। देखो स्टार्टिंग के एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं, लेकिन हमने सारे के सारे उठाए हैं, इंटेक्स क्वेश्चन हो चाहे वो एक्सरसाइज क्वेश्चन हो। कहता है अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर in the direction of the force. Let us that the force act on the object through the displacement. What is the work done in this case? देखो सबसे पहले तो देखो, मान लो हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में ना F फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? F फोर्स लग रहा है। और कह रहा है जो डिस्प्लेसमेंट है वो है इज दैट द फोर्स एक्ट, कौन से डायरेक्शन में है? जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी सेम है जैसा कि फोर्स का है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है वर्क डन। क्या करना है? वर्क डन, राइट ना। तो वर्क का फॉर्मूला हमने कौन कौन सा पढ़ा था? हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जरा इधर आ जाओ। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी एक भी क्लासेस अटेंड नहीं की है वर्क एंड एनर्जी के, उनके लिए खास है कि हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा W इज इक्वल टू Fs, W इज इक्वल टू Fs, राइट। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा W इज इक्वल टू F डॉट S cos थीटा, और तीसरा फॉर्मूला पढ़ा अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट इज mgh, राइट। अगर अगेंस्ट ग्रेविटी है तो यहां पर साइन कैसा आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन था, फोर्स कितना दिया था? फोर्स दिया था 7 न्यूटन का, राइट। तो F की वैल्यू हो गई 7 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 8 मीटर का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इसका आंसर आ गया है 56 जूल। ठीक है, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट ने कितना वर्क किया? 56 जूल किया। बहुत ही सिंपल सा है। और यूनिट जरा देख लीजिए, जो वर्क की यूनिट है हमारे पास क्या है? जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। क्वेश्चन कभी पूछ लेता है व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क, तो आपको यहां से क्लियर हो जाएगा, इफ 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्लेसेस 1 मीटर इज नोन एज 1 जूल ऑफ वर्क। देखिए, एक क्वेश्चन के थ्रू हमने 3 फॉर्मूले क्लियर किए, प्लस इसके साथ एक क्वेश्चन के साथ एक और कंसेप्ट क्लियर किया जिसका नाम था 1 जूल ऑफ वर्क डन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अपना अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। कहता है कि हमें वर्क का एक्सप्रेशन लिखना है जो कि हमें यह शो करे कि जो फोर्स है ना इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। तो दोस्तों वेरी सिंपल, भाई हमारे पास लेट किया हम लोगों ने कि लेट द फोर्स इज F एंड द डिस्प्लेसमेंट इज S, सो द वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन इज F इनटू में S। ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया वर्क डन का, है ना, सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। तो चलो कमेंट करके बताना है कि अभी हाल में ही पहले क्वेश्चन के साथ हमने डिस्कशन किया था व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एनसीईआरटी ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। कहता है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहता है किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो आप सबको पता है कि एक ऐसी एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से होती है। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी है तो ये पॉसिबल है कि उस ऑब्जेक्ट में उसकी काइनेटिक एनर्जी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे लिखोगे आप एग्जाम में, कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले लिखोगे काइनेटिक एनर्जी, इसके बाद लिखोगे द एनर्जी पॉसेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी निकल रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? कहता है व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है,
जो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल। अगर आप एक साइकिल चलाते हो तो उसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है? तो बच्चों जब साइकिल चलाते हो ना तो आप क्या करते हो, अपने पैरों से पैडल को धक्का देते हो, राइट ना, कुछ इस तरह से। तो जब पैरों से यार धक्का देते हो ना तो आपकी मस्कुलर एनर्जी लगती है। कौन सी एनर्जी लगती है? मस्कुलर एनर्जी। मसल्स आपके टाइट होते हैं ना, खिंचते हैं। तो मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, तो व्हेन यू आर राइडिंग द बाइसिकल देन द मस्कुलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। मास कितना गिवन है? मास गिवन है हमारे पास m। कहता है मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कहता है वेलोसिटी कितना गिवन है हमारे पास? 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 25 जूल। क्लियर? कहता है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। अगर इसकी वेलोसिटी को मैं डबल कर देता हूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो सबसे पहले तो हम लोग मास m की वैल्यू निकाल लें। कैसे निकालेंगे भाई? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, बताओ जरा जल्दी से कमेंट करके, 1/2 mv²। हाफ mv² होता है। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 25 जूल इज इक्वल टू 1/2 इंटू में m इंटू में v²। v की वैल्यू कितनी है? 5। तो हो जाएगा 5 इंटू में 5 स्क्वायर है ना, तो 2 बार 5 हो गया। क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर है। देखो जरा, ये 25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो आएगा 25 अपॉन में 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 m। 25 कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 kg। मास निकल के आ गया। चलो भाई, तो गिवन मास हमारे पास आ गया 2 kg। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर वेलोसिटी क्या कर देते हो? डबल कर देते हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सो द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फिर फॉर्मूला लगाओ, 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, मास की वैल्यू है निकली है 2 और वेलोसिटी क्या करनी है? डबल। अभी वेलोसिटी कितनी थी? 5, डबल कर दो कितनी हो जाएगी? 10। डबल करने के बाद तो ये हो गया हमारे पास 10, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी हो गई? डबल कर देनी है तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, मतलब 10 इंटू में 10, तो कितना हो जाएगा? 100 जूल। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? चलो ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। अब इसका आंसर आपको करना है, पहले तो सॉल्व करना है, इसके बाद फिर मुझे कमेंट करके आंसर उसमें डालना है। तो मैं क्या करूंगा? उसको चेक करूंगा कि आपने वो आंसर सही किया है कि नहीं, या फिर मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी। देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिले कि जिसमें 2 वेलोसिटी गिवन हो, ठीक है, कहता है कि मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर में आ गई, मतलब रेस्ट में आ गई, या कहता है 5 से 25 हो गई, तो इस केस में हमें वर्क डन फाइंड करना है वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है जरा समझ लीजिए बच्चों। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है हमसे क्या कि वर्क डन ना ऑलवेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के होता है। ये कंसेप्ट है, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, अगर आप में से किसी बच्चे ने ना पढ़ाओ, अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? W इज इक्वल टू 1/2 m और ये आ जाएगा v² माइनस का u²। इसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। अब हमें वर्क डन फाइंड करना है, तो सबसे पहले देखो कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। अब हमें लिखना है गिवन। क्या लिखना है? गिवन। तो गिवन हमारे पास u की वैल्यू कितनी दी है? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू कितनी दी है? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर कहता है m की वैल्यू कितनी गिवन है? 20 kg। क्लियर है।
अगर बच्चों वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में होती तो क्या करते, तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करते। तो यहां से देखो क्या आ गया हमारे पास, वर्क डन फाइंड करना है तो रखो वैल्यू और कर दो वर्क डन फाइंड। तो W इज इक्वल टू 1/2 m की वैल्यू कितनी है 20, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 2 4 माइनस u स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 10, कितना आ गया 10, और W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 21 माइनस का तो कितना आ जाएगा 210 माइनस का 210 आ जाएगा वर्क डन, और कितना आएगा जूल में। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, हमें यहां पर आंसर नहीं ड्रॉप करना, नीचे आपको एक लाइन ड्रॉप लिखनी पड़ेगी कि माइनस साइन शोज दैट द बॉडी इज डी एक्सेलरेटिंग, राइट, बात समझ में आई। देन द वर्क डन बाय द बॉडी इज 210 जूल। क्लियर बात कि नहीं क्लियर? हो सकता है यहां पर ऐड कर देता व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स, तो अगर माइनस साइन आ रहा है तो ब्रेक ही लग रहा है, उसमें डी एक्सेलरेट हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 210 जूल। क्लियर है? चलो भाई हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन कहता है a mass of 10 kg, mass of 10 kg is at point A on a table। एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक 10 किलो का मास है 10 kg का। ठीक है, कहता है इट इज मूव्ड टू अ पॉइंट बी, ये पॉइंट ए यहां से मूव करके आ गया पॉइंट बी में आ गया, ये है पॉइंट बी, 10 kg पॉइंट बी में आ गया मूव करके। फिर क्या कहता है ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, मतलब कि हॉरिजॉन्टल सीधे सीधे हैं। फिर कहता है व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स तो तब वर्क करेगा जब हाइट में वेरिएशन होगा। मान लो कोई हाइट h हाइट में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, फिर इसके बाद उसको हम उठा करके ले गए h2 हाइट में, तब जाकर के हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करेगा। यहां पर भी g लगेगी, यहां पर भी g लगेगी, राइट। यहां पर तो हाइट सेम है, यहां पर भी हाइट h, यहां पर भी हाइट h, दोनों पॉइंट में। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। बात समझ में आई? रीजन अगर आपको लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज विद हाइट। क्या लिखोगे, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज विद हाइट। क्लियर है बात की नहीं क्लियर है? क्लियर है, चलो बहुत शानदार बात है। चलो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला कहता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहता है जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। मान लो ये हाइट में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये फ्री फॉल कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्री फॉल। ठीक है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब हाइट से नीचे आएगा तो हाइट हमारे पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू कर देगी। मतलब यस वी आर एग्री विद दिस स्टेटमेंट। अब जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, और सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है ऑलवेज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने हमें सिखाया कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी। फिर हमने प्रूफ किया ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज का, ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए हाइट में, फिर बी में, फिर सी में, तीनों कंडीशन में सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कांस्टेंट निकलेगा तो प्रूव हो जाएगा द एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने देखा कि ये ना जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इसको क्या करेगा, वायलेट करेगा। तो आपको लिखना है यस द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली एंड दिस फेनोमेना, दिस जो हमारे पास इवेंट है वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, वाई का आंसर आपको मिल गया होगा, होपफुली आप लोग लिख लेंगे। अगर नहीं लिख पाएंगे तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लीजिए और लिख लीजिए जो भी मैंने अभी तक आपको बोला है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कहता है does the transfer of the energy takes place when you push a huge rock, NCERT question, with all your might
and fail to move it, where is the energy you spent going? जो तुमने एनर्जी स्पेंड करी वो कहां चली गई? मान लो ये खूब बड़ी सी पत्थर है और तुम हो छोटे से इतने प्यारे से बच्चे हो, क्यूट से पिद्दी से, और तुमने इसको धक्का देना शुरू किया, तो क्या तुम इसको मूव कर पाओगे? डज इट मूव? बताओ जरा, डज इट मूव और नॉट? तो आपका आंसर आएगा सर नो, क्योंकि मेरी इतनी क्षमता नहीं है। तो फिर वर्क डन बाय यू कितना हो गया? वर्क डन बाय यू हो गया 0। तो एनर्जी कहां गई भाई? एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। भाई जितनी तुमने एनर्जी ताकत लगाई तो पसीना गर्मी की वजह से सब एनर्जी क्या हो गई? हमारे पास आउट हो गई, निकल गई, बाहर निकल गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो बहुत बढ़िया बात है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 की। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। देखो कहता है 250 यूनिट, ठीक है। तो यूनिट किसको कहा जाता है बच्चों? किलोवाट आवर को, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, ये भी आपको पता होगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है हमारे पास 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के। मान लो एनर्जी आपसे जूल में पूछेगा तो क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है, यूनिट इन 1 मंथ। कहता है हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल? इस एनर्जी को जूल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बच्चों तुरंत लिखो इसको 250 किलोवाट आवर, फिर लिखो 250 इंटू में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, और ये किलोवाट आवर से किस में आ गई? जूल में आ गई। अब इसको ना आप सॉल्व करेंगे तब जाकर के आपको एक प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। सॉल्यूशन तो आपको होपफुली आपको आता होगा, इतना तो मैथ्स वाले सर ने आपको सिखाया ही है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है 12। देखो थोड़ा फास्ट इसलिए ताकि कम टाइम पे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएं, और आप ना वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट डाउन जरूर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको काम आने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज राइज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। सबसे पहले देखो मास लिखो। मास कितना गिवन है? मास गिवन है हमारे पास 40 kg। हाइट कितना गिवन है? हाइट दिया है 5 मीटर। फिर कहता है द ग्राउंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था? mgh। जो बच्चे नहीं जानते तो नोट कर लें, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। कहता है इफ, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालो। जी की वैल्यू हम लोग क्या लेट करते हैं? जी की वैल्यू 10 लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे 9.8 होती है, लेकिन 10 लेट करेंगे, आप 9.8 भी लेके कर सकते हो। सो U इज इक्वल टू M की वैल्यू कितनी है हमारे पास? M की वैल्यू है 40, G की वैल्यू हो गई 10, और हाइट लिया है हमने 5, है ना। तो U की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? ये हो गया हमारे पास 20, और 1 2 0 और हो गया 20,000 जूल के आसपास, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया 2000 जूल। क्लियर? अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन ठीक है तो आगे कंटिन्यू करते हैं, नोट जरूर कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हाफ वे डाउन। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ अगर ये आधी दूरी तय कर लेता है। पहले कहां था? देखो 5 मीटर पे था, मतलब यहां पर है ए में 5 मीटर में। अब ये बी में आ जाता है तो ये हाइट कितनी बचती है हमारे पास? 2.5 बचती है। बचती कि नहीं बचती? तो बच्चों सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना है अपने को। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या निकाल लेते हैं? वी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? वी। देखो भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास तो है लेकिन वी स्क्वायर हमें नहीं गिवन, तो आओ वी स्क्वायर निकालते हैं। तो वी नो दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। u की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। पूछो कैसे? क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पहले रेस्ट में था ना, उसके फ्री फॉल ये गिरने से पहले यहां पर ये रेस्ट में था, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी थी। क्योंकि एनर्जी पॉजेस्ड ड्यू टू द रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां रेस्ट में था तभी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो u हमारे पास 0 हो गया, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू जी की वैल्यू 10, और हाइट है 2.5। तो 2.5 से 10 से मल्टीप्लाई होगा 25, 25 इंटू में 2 कितना आ गया? 50। तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 50, ठीक है, मीटर पर सेकेंड।
वैल्यू प्लेस करो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, मास कितना है बच्चे का 40 और v स्क्वायर कितना है 50। तो जरा देखो 2 से 50 कैंसिल हो गया 25 और अब आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी जैसे ही आपने 40 और 25 का मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आ जाएगा जूल्स में। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? तो पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट हमारे पास ये हो गया, यहां से दूसरा पार्ट है ये, ठीक है, इतना ये दूसरा पार्ट है। क्लियर, नोट हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपसे? कहता है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द सन, जस्टिफाई योर आंसर। बच्चों की वर्क डन क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी सैटेलाइट मूविंग ऑन अ अर्थ। भाई सिंपल सी बात है कि ये मान लो अर्थ है हमारे पास, क्या है ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ क्या कर रही है? एक सैटेलाइट घूम रही है, ऐसे घूम रही है, राइट। तो इसका पहली चीज तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू में जीरो, वर्क डन क्या हो गया? जीरो। दूसरी बात पूछ रहा है ग्रेविटेशनल, राइट ना, ग्रेविटी क्या वर्क करेगी? तो देखो इसके जो हाइट है ना, हाइट में हाइट ना क्या वेरी नहीं कर रही है, हाइट डज नॉट वेरी, सो द वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यही आपका आंसर है जो कि जस्टिफिकेशन में आपको लिखना है। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? चलो ठीक है, अब मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज्ड इन 10 आवर, कि 10 घंटे में कितनी एनर्जी यूज कर लेगी। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, देखो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? पावर इनटू में टाइम। कहां से आ गया फॉर्मूला? पावर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? पावर एनर्जी अपॉन में टाइम। पावर इज इक्वल टू क्या? एनर्जी अपॉन में टाइम। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। तो पावर कितना दिया है? 1500 वॉट है ना, और इनटू में टाइम कितना दिया है? 10 आवर। तो हमारे पास कितना आ गया? 15123 वॉट आवर। अगर आपको एनर्जी निकालनी तो हमें वॉट आवर को किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कर दिया हमने 15,000 अपॉन में 1000, डिवाइड कराओगे आंसर आएगा 15 किलो वॉट आवर। इतने यूनिट एनर्जी इन्होंने कंज्यूम की है, किसने? हीटर भाई साहब ने। या फिर इसको अगर जूल में निकालना है आपको तो 15 इंटू में क्या करना है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितने का? 6 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये आ जाएगा एनर्जी इन जूल, ENERGY, एनर्जी इन जूल, राइट। और ये क्या थी? एनर्जी इन किलोवाट आवर। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द एनर्जी इन जूल, तो भाई आप जूल में निकाल सकते हो। अगर पूछेगा फाइंड एनर्जी तो आप किसी एक फॉर्मेट में निकाल सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहता है। कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। कहता है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मास कितना है? m है, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है v, ठीक है। कहता है हाउ मच वर्क शुड बी डन, कितना वर्क होना चाहिए ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, रेस्ट में लाने पर कितना वर्क होगा। तो वर्क हो जाएगा हमारे पास W इज इक्वल टू कितना? हाफ m, और इसके बाद क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इतना ही वर्क होगा, है कि नहीं। अब आप चाहो तो रेस्ट में लाने के लिए यहां पर क्या कर दो, हमें जो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो v है और फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? 1/2 m, और ये आ जाएगा भाई v, हमारे पास फाइनल क्या है? फाइनल है रेस्ट, तो ये 0 हो गई और u की वैल्यू हो गई v, तो हो जाएगा v स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो कंफ्यूज मत होना, ये mv स्क्वायर कहां से आ गया? वर्क डन। देखो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दी है v, क्लियर ना, और जो फाइनल है दिमाग लगाया देखो, और फाइनल है वो 0 दी है। तो जैसे इनकी वैल्यू प्लेस करो कितना आ जाएगा? हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कहता है illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy change which occur when the drawn a pendulum bob to one side and allowed to oscillate. Why does the bob eventually come to the rest? What happened to the energy eventually? It is it violation the law of conservation of energy? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप में से कितने बच्चे, मैं पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने बच्चे जो बॉब के बारे में जानते हैं कि क्या पेंडुलम क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं जानते हो तो जरा समझ लो, ठीक है। देखो भाई हमारे पास मान लो एक ये एक फिक्स रिजिड है, क्या है हमारे पास? फिक्स रिजिड है,
क्लियर। अब इस फिक्स रिजिट से हमने एक स्ट्रिंग लगाई और यहां पर एक बॉब लटका दिया एम मास का, क्लियर। अब इसको मैं क्या करता हूं, एक हाइट तक लाता हूं यहां पर और इसको क्या करता हूं, छोड़ता हूं, ड्रॉप करता हूं। तो जब ये हाइट में आया कुछ ना कुछ अपनी मीन पोजीशन से बच्चों, तो इसमें कौन सी एनर्जी रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी रही होगी कुछ ना कुछ। और जब ये मूव करेगा तो इसमें जब मोशन होगा तो यहां पर कौन सी एनर्जी होगी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। मोशन करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फिर से दूसरी तरफ हाइट में जाके होल्ड करेगा, तो इसके पास फिर से होल्ड जैसे ही करेगा, रुकेगा, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और वापस से ये यहां तक आएगा। ये प्रोसेस बार बार होगा। इसका मतलब एनर्जी ना यू से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से फिर पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही है। हम लोग ये कह सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि यस ये क्या करता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। दूसरा क्या मैं बता सकता हूं कि इसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। और तीसरा क्या पूछ रहा है कि अगर मान लो इस बॉब को हम एक तरफ से हैंग करके छोड़ देते हैं तो इट इवेंचुअली कम्स टू द रेस्ट। इसका मतलब क्या कि ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, भाई जब ये मूव करेगा तो एयर के रेजिस्टेंस की वजह से क्या आ जाएगा, ये रेस्ट में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? थोड़ा और डिटेल में आपको पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें जो हमने वर्क पावर एनर्जी की लास्ट सेशन की थी, ठीक है। और ये बस इतना अगर आप 3 4 5 6 पॉइंट इसमें लिख देंगे तो आपको इसमें पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलो बहुत ही शानदार बात है अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हमसे कि सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन, देखो सोनी क्या कहती है भाई, सोनी कहती है कि सेज दैट द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो। यस, एक्सेलरेशन कुड बी जीरो, आई एग्री, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, डू यू एग्री विद हर एंड व्हाई? तो सबसे पहले आपको लिखना है कि यस आई एम एग्री विद सोनी बिकॉज एक्सेलरेशन मे बी जीरो if several forces act on a body। अगर मान लो वो सारे के सारे फोर्स बैलेंस हुए तो उसमें मोशन ही नहीं होगा, मोशन नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा कि इफ देयर आर दीज सेवरल फोर्सेज आर इन बैलेंस सो देयर इज नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। ओके, तो रीजन भी आपके पास आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहां पर, 17 के बाद ये 18 क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर है 18। क्या कहता है? कहता है व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, अगर एक बॉडी को फ्रीली फॉल कराया जाता है टुवर्ड्स द अर्थ, देन इट्स टोटल एनर्जी, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज? तो आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा। फिलहाल जो इसका करेक्ट आंसर है ना बच्चों, वो आंसर है कौन सा? वो आंसर है रिमेन्स कांस्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर आपको याद होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने क्या पढ़ाया कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया बात है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है कि अ कार इज एक्सेलरेटेड। क्वेश्चन कहता है अ कार इज एक्सेलरेटेड ऑन अ लेवल रोड एंड अटेन अ वेलोसिटी 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इन दिस प्रोसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या होगी? एक ऑब्जेक्ट है, ये कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, चलना शुरू करता है और इसकी पहले वेलोसिटी थी v, अब वेलोसिटी हो गई 4v, ठीक है, इसी ए की। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh में क्या चेंजमेंट हुआ? तो बच्चों नो चेंजमेंट। क्या? नो चेंजमेंट। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई इसमें तो काइनेटिक एनर्जी का काम है ना, अगर वो मोशन में है तो पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज ही नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, डज नॉट चेंज। जीरो है, जीरो ही रहेगी, ठीक है। ओके भाई बहुत बढ़िया बात है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 20। जैसे आप समझ लो आप कार में बैठे हो और आप मूव कर रहे हो, तो कार की पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है और चाहे उसकी वेलोसिटी आप 80 में कर दो चाहे 90 में कर दो, उसकी वेलोसिटी में थोड़ी ना कोई चेंजमेंट होगा। कहता है अ बाइकलिस्ट कम्स इनटू द स्किडिंग स्टॉप 10 मीटर। एक साइकिल ना खिसकते हुए 10 मीटर में स्टॉप हो जाती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द बाइसिकल ड्यू टू द रोड इज 200, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? 200 न्यूटन का माइनस। क्लियर? तो
तो बाइसिकल ने भी रोड पर कितना लगाया होगा? 200 न्यूटन का। क्यों? बाई एक्शन रिएक्शन लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा? ठीक है, कहता है एंड डायरेक्टली अपोज टू द मोशन, जो कि ये 200 न्यूटन अपोज कर रहा है। कहता है द वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड। तो साइकिल ने कितना काम किया ये पूछ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? साइकिल ने उस रोड के ऊपर कितना काम किया। तो ये बताओ, साइकिल जब चलती है तो साइकिल मूव होती है कि रोड मूव होती है? बताओ। तो रोड डज नॉट डिस्प्लेस, रोड डज नॉट डिस्प्लेस, राइट ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो। बहुत सारे बच्चों का आंसर इसमें 2000 आया होगा, किसी का 20,000 आया होगा, किसी का 200 आया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसका एक दूसरा कारण भी है क्या, कि भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड फोर्स ऑफ एप्लीकेशन बोथ आर ड्यू टू एक्शन रिएक्शन आर इक्वल, सो दे कैंसिल ईच अदर। तो अगर W इज इक्वल टू Fs में F ही नहीं होगा तो S अकेला क्या कर लेगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस रीजन से भी आप इसमें लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द साइकिल ऑन रोड इज जीरो। ठीक है ना? अगर तुम्हारा काम पूछा जाता कि तुमने कितना काम किया तो कुछ ना कुछ होता। अगला क्वेश्चन हमारे पास 21 क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले बात बता दूं कि कोई ऑब्जेक्ट ए है, इसमें फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये वर्क कितना होगा? ये वर्क होगा पॉजिटिव। दूसरा केस सुन लीजिए, अगर मान लो इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर हमारे पास फोर्स लग रहा है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में लास्ट दिया हुआ है, ठीक है, या इधर फोर्स लग रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या इधर डिस्प्लेसमेंट इधर फोर्स, तो इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। बात समझ में आई? तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन जीरो हो जाएगा। Fs cos थीटा, थीटा की वैल्यू 90, 90 की वैल्यू जीरो। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर और इधर लग रहा है फोर्स और इधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जस्ट अपोजिट है, मतलब ये एक दूसरे से 180 डिग्रीज बनाते हैं, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, F डॉट S इंटू में -1, तो वर्क हो गया नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा? डी होगा। और इस क्वेश्चन के साथ हमने 3 और केसेस भी पढ़ लिए, जो आपके एनसीईआरटी लास्ट क्वेश्चन में एक फिगर बना हुआ है। इस पूरे एक्सरसाइज में एक ही फिगर है, कुछ इसी तरह का, ठीक है ना? चलो इसके बाद बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 22, राइट? 21 था ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा ये जल्दी किसी भी बुक में, एनसीईआरटी या रेफरेंस में, लेकिन करना तो हमें है ही, क्योंकि मैंने ये नेट से लिया है cbsc.com से। देखो लिखा हुआ है विच ऑफ द डायग्राम इन फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब जब ऑसिलेशन रोटेट करता है तो पहले तो मूव करता है, फिर धीरे धीरे उसका ऑसिलेशन की जो वेलोसिटी होती है ना, ऑसिलेशन कम होते जाते हैं, राइट? और ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एक टाइम ऐसा आता है कि वो रेस्ट पे आ जाता है। तो ना तो ये सही है, ना तो ये सही, ना तो ये सही। इसमें देखो धीरे धीरे एनर्जी कम होती जा रही है टाइम के साथ, और एक टाइम आएगा जब ये किस में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर सही होगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कहां बढ़ते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है आपसे, कहता है एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 10 kg। कितना मास है उसका? मास गिवन है 10 kg, और कहता है सेम डायमीटर एज एल्युमिनियम स्फीयर। M2 कितना दिया हुआ है? 3.5 kg। M1 दिया है 10 kg, M2 दिया है 3.5 kg। तो अगर मैं इनको हाइट से गिराऊंगा तो आपको पता है ना, ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे पहुंचेंगे, सेम टाइम पे पहुंचेंगे, क्योंकि इनकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। कहां पढ़ा था? फ्री फॉल वाले चैप्टर में, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, याद है? चलो क्वेश्चन पढ़ो। कहता है बोथ स्फीयर आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ टार। कहता है व्हेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब इस ग्राउंड से जब वो 10 मीटर में रह जाएंगे यहां पर, कहता है तो दे हैव द सेम। देखो काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, क्योंकि भाई हमारे पास इतनी वेलोसिटी कवर्ड हो चुकी है। पोटेंशियल सेम नहीं होगी, क्योंकि अब इतनी ही हाइट बची है 10 मीटर। मोमेंटम बिल्कुल सेम नहीं होगा, दोनों का अलग अलग मास है तो मोमेंटम अलग, क्योंकि P इज इक्वल टू mv, मोमेंटम अलग अलग होगा दोनों का। तो सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट हो सकती है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर हम लोग एक्सेलरेशन को करेक्ट टिक करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो मूव करेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या कहता है? कैसा है क्वेश्चन नंबर 24? कहता है
कहता है अ गर्ल कैरिंग अ स्कूल बैग 3 kg मास ऑन हर बैक 200 मीटर एंड लेवल्ड रोड, द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो फिर से देखो, ये एक व्यक्ति है और इसके व्यक्ति के पीठ में कोई भी चीज है, ठीक है, लटकी हुई है, क्लियर। अब ये मूव करेगा तो हाइट नहीं चेंज होगी ना इस व्यक्ति की, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किस पे वर्क करता है, वेरिएशन ऑफ हाइट पे, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्क डन किस पे डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट पे करता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हम लोगों ने, फोर्स अप्लाइड पे करता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हम लोगों ने, एंगल बिटवीन करता है, हमने पढ़ा एफएस कॉस थीटा, मतलब इसमें करता है। फिर कहता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि किसी भी व्यक्ति का वर्क डन उसकी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। नॉट लिखा है, ध्यान रखना, अगर नॉट ना होता तो फिर दूसरा आंसर बनता, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है वाटर स्टोर इन अ डैम पॉजेज। अब किसी ने लास्ट वीडियो अगर देखा हो तो हाइड्रो पावर प्लांट जरूर देखा होगा। तो हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर जब स्टोर रहता है, रेस्ट में रहता है, तो उसमें कौन सी एनर्जी रहती है, उसमें रहती है पोटेंशियल एनर्जी। होपफुली आपको ये पेज के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलो अगर क्लियर नहीं है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, नेक्स्ट लाइव लेक्चर में हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। देखो क्या कहता है, कहता है 4 men lift 250 ग्राम बॉक्स a height of 1 meter and hold without rising or lowering। एक ये बॉक्स को उठाए हुए 4 व्यक्ति खड़े हैं मान लो, ठीक है, ना तो उसको ऊपर ले जा रहे हैं ना तो नीचे ले जा रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसमें जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, 90 डिग्रीज पे है पहली चीज। तो पहला पार्ट तो हो गया तुरंत। दूसरा देखो क्या कहता है, कहता है हाउ मच वर्क डन दे जस्ट इन होल्डिंग, होल्डिंग में कितना इन्होंने वर्क किया। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जरा देखो तो mgh, तो m की वैल्यू कितनी दी हुई है 250, g की वैल्यू हमारे पास 10 है ना, और हाइट की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, तो 1 कितना आ जाएगा 2500 जूल। इतना वर्क किया उसने उठाने में, ठीक है। अगला क्या कह रहा है सी पार्ट, कहता है व्हाई डू दे गेट टायर्ड व्हाइल होल्डिंग, जब इसको उन्होंने पकड़ के रखा तो क्यों ये थक जाते हैं। क्योंकि भाई जब ऑब्जेक्ट किसी हाइट में है तो जी तो लगातार वर्क कर रहा है ना अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट, ओके, दैट्स व्हाई दे गेट टायर्ड व्हाइल होल्डिंग इट, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे क्या कहता है, कहता है अ गर्ल हैविंग मास ऑफ 35 kg सिट्स ऑन अ ट्रॉली ऑफ मास 5 kg, ठीक है। एक गर्ल है, गर्ल का मास हमारे पास कितना गिवन है, देखो गर्ल का मास गिवन है हमारे पास 35 kg और ट्रॉली का मास हमारे पास कितना गिवन है 5 kg। कहता है द ट्रॉली इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 410 मीटर पर सेकेंड, 410 मीटर पर सेकेंड, चलो ठीक है। वेलोसिटी गिवन है हमारे पास इनिशियल ऑफ ट्रॉली कितनी गिवन है 410 मीटर पर सेकेंड। कहता है बाय अप्लाइंग अ फोर्स द ट्रॉली कम्स टू द रेस्ट, मतलब इसके पास v की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। कहता है रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर, मतलब डिस्टेंस कितना गिवन है 16 मीटर गिवन है, क्लियर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है। क्या कहता है हाउ मच वर्क डन ऑन द ट्रॉली, ट्रॉली ने कितना काम किया। तो भाई ट्रॉली का काम यहां से तुम्हें पता चल जाएगा क्या होता है भाई फॉर्मूला, W इज इक्वल टू हाफ, देखो दो वेलोसिटी है ना, देखो m की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास m की वैल्यू है ट्रॉली का 5 और इनटू में वेलोसिटी हमारे पास v स्क्वायर 0, u स्क्वायर की वैल्यू 10 है ना। यार ये 410 नहीं होना चाहिए, यहां पर 4 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए 4 मीटर पर सेकंड, यहां 4 कर लो क्योंकि बहुत लंबा आंसर आएगा फिर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कर लिया हम लोगों ने। फॉर्मूला कौन सा लगाया, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इज इक्वल टू हाफ m और क्या होता है हमारे ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखो फिर यहां से कैलकुलेट करके W इज इक्वल टू निकालोगे तो 1/2 इंटू में 5 इंटू में 4 4 जा 16 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 8 8 5 जा 40, तो माइनस का 40, W इज इक्वल टू 40 जूल वर्क हमारे पास हुआ,
क्लियर है? अब कहता है हाउ मच वर्क डन बाय द गर्ल, तो गर्ल तो चुपचाप ट्रॉली में बैठी थी, तो उसका जो वर्क होगा, वर्क डन बाय द गर्ल, वर्क बाय गर्ल, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात? चलो आगे बात करते हैं। अब आगे हमारे पास बात करने के लिए क्वेश्चंस तो नहीं बचे, तो यहां से ये तो तय है कि हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी इंडेक्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जितने थे सारे के सारे हमने आज कवर किए हैं। होपफुली वर्क एनर्जी चैप्टर आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा। आपको अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस में डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए एक स्पेशल न्यूमेरिकल सेशन लेकर के हम इसको लाइव कर लेंगे। और इसके साथ साथ अभी हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो कि रिलेटेड होंगे आपके असर्शन रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन से। फिलहाल तो अभी की सीरीज चलेगी हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे, राइट? तो अगला वीडियो हम लोग डालने वाले हैं फ्लोटेशन पे। तो फिलहाल तो हमारे साथ बने रहिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है? और आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।